ठीक वायलेंस किया है। मेरे परिवार ने उससे दहेज मांगा, बच्चों को मुझसे अलग कर दिया है और मिलने भी नहीं दे रही। ऊपर से इतनी एलिमनी मांग रही है जितनी मैं दे नहीं सकता। परेशान मत हो दोस्त, मैं कुछ लॉयर्स को जानता हूँ, वो शायद हमारी मदद कर पाए। कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। जज भी मेरी हालत पे हंस रही थी। मैं अब ये टॉर्चर और नहीं सह सकता, इसलिए इस बिल्डिंग से कूद के मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम से डील करने का सही तरीका नहीं है भाई, हम कुछ और रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम अंदर चलो पहले। नहीं, यही आखिरी रास्ता है। मेरे जाने के बाद लोगों की नज़र मेरे केस पे पड़ेगी, उसके बाद कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आएगा और हो सकता है मुझे भी इंसाफ मिल ही जाए। इस तरीके से इंसाफ लेके क्या फायदा दोस्त? वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे कि तुम काफी कमजोर थे जो तुमने ये कदम उठाया, और सारी गलती भी तुम्हारी ही मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं शर्त लगाता हूँ। आज तक मैं तुमसे एक भी शर्त नहीं हारा और ये आखिरी शर्त भी नहीं हारूंगा। मेरे जाने के बाद मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम मेरी मौत पे जितना चाहे हंस सकते हो, ठीक है? दोस्तों, आपको हाल ही में हुए स्वर्गीय अतुल सुभाष जी के केस के बारे में तो पता ही होगा, जहां पे उनकी वाइफ ने उनको इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर दिया कि उन्होंने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपनी जान देना ही बेटर समझा, और हमारे समाज के सामने ये सवाल फिर से खड़ा कर दिया कि क्या हमारा जुडिशरी सिस्टम आदमियों और औरतों में भेदभाव करता है, और अगर करता है तो क्या इस चीज को इंप्रूव किया जा सकता है? अब देखो, आइडियल समाज में तो यही डिस्कशन होनी चाहिए थी, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में सिर्फ ब्रेन रॉट बातें होती हैं, और वैसे ही बातें हर जगह हुई। लोगों ने इस केस से अपने पसंदीदा पॉइंट्स उठाए और अपनी आइडियोलॉजी सॉलिडिफाई करने के लिए इस केस को एज एन एग्जांपल लिया। चलिए सबसे पहले हम लोग सुनते हैं कि देश के सबसे बड़े इनसिक्योरिटी सेलर ने क्या बोला इस केस के बारे में। फाइंड अ वाइफ ऑन द बेसिस अगर आप इतने ज्यादा अनफिट और इतने ज्यादा ज़बान में कंट्रोल नहीं है और टिंकर जैसे आदमी हो, कैसे समझाऊं? मतलब नट हो ना, आपको लड़की को सेड्यूस करने आएगा ना, आपको उसे घुमाने आएगा ना, बताने आएगा। आप किसी और चीज में ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपसे पैसे की एक्सटॉर्शन भी करेंगे। नेवर एवर। और अपनी आइडियोलॉजी सॉलिडिफाई करने के लिए इस केस को एज एन एग्जांपल लिया। चलिए सबसे पहले हम लोग सुनते हैं कि देश के सबसे बड़े इनसिक्योरिटी सेलर ने क्या बोला इस केस के बारे में। नेवर एवर फाइंड अ वाइफ ऑन द बेसिस अगर आप इतने ज्यादा अनफिट और इतने ज्यादा ज़बान में कंट्रोल नहीं है और टिंकर जैसे आदमी हो, कैसे समझाऊं? मतलब नट हो ना, आपको लड़की को सेड्यूस करने आएगा ना, आपको उसे घुमाने आएगा ना, बताने आएगा। आप किसी और चीज में और टिंकर जैसे आदमी हो, कैसे समझाऊं? मतलब नट हो ना, आपको लड़की को सेड्यूस करने आएगा ना, आपको उसे घुमाने आएगा ना, बताने आएगा। आप किसी और चीज में ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपसे पैसे की एक्सटॉर्शन भी करवाई जाए। दोस्तों, इसी टाइप की वीडियोस की वजह से मैं बोलता हूं कि कंटेंट क्रिएटर्स को सिर्फ एक टॉपिक पे चिपके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाते हैं तो वो टॉपिक इनके सर पे चढ़ जाता है। उसके बाद इनको डिस्टॉर्टेड रियलिटीज दिखती हैं और इन लोगों को लगता है कि दुनिया में होने वाली हर चीज इनके उसी टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करती है। उसके बाद ये लोग अनाप शनाप रीजंस देके हर सिचुएशन को अपने टॉपिक से चिपकाने की कोशिश करते हैं और समाज को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। इस भाई ने भी अपने वीडियो में वही किया, लेकिन अपने पॉइंट को प्रूव करने में वो इतना आगे बढ़ गया कि विक्टिम को ही ब्लेम कर डाला। मतलब अगर आपकी बीवी आप पे फेक केसेस लगाती है और सेटलमेंट के नाम पे आपसे लाखों रुपए मांगती है तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आप क्यों मोटे नाटे काले टकले और बदसूरत है? आपको अपनी बीवी को पूरे टाइम सीरियस रखना चाहिए था। दिन भर वो ठरक में रहती तो उसके पास ये सब करने का टाइम ही नहीं होता। क्यों नहीं? किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए दोनों पार्टीज का कैरेक्टर, उनकी एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मायने रखती है। गुड लुक्स, मनी और पावर से आप किसी रिलेशन को स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों से आप उस रिलेशन को सस्टेन नहीं कर सकते। अर्थात आप अपनी तरफ से चाहे जितने अच्छे हो, अगर सामने वाले के कैरेक्टर या नियत में खोट है तो आपका रिश्ता नहीं चलने वाला। प्लस अगर आपके देश के लॉज बायस्ड है दूसरी पार्टी की तरफ, तो सामने वाली पार्टी आपको छोड़ के तो कभी भी जा ही सकती है। जाते जाते आपको पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए सिर्फ लुक मैक्सिंग नहीं, ब्रेन मैक्सिंग भी करो। किसी भी रिश्ते में आने से पहले, खासकर शादी के रिश्ते में आने से पहले, सारी जांच पड़ताल कर लो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और कंफर्म कर लो कि जिससे आप शादी करने जा रहे हो वो आपके लायक है भी या नहीं। अब इस टाइप की बातें भी ये भाई बताना चाहता तो बता सकता था, लेकिन लुक मैक्सिंग से उसकी दुकान चलती है तो उसने वही बताना सही समझा। और ये भाई इकलौता नहीं है। इस वीडियो में आपको ऐसे और भी लोग देखने को मिलेंगे जो बायस लॉस के बारे में बात करने के बजाय दुनिया भर की सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं जो कि है मॉडर्न फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे कि ये जेंडर इक्वालिटी के लिए स्टैंड लेता है। पर जेंडर इक्वालिटी की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि पास्ट में आदमियों ने औरतों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, जिसकी वजह से औरतों की सोशल स्टैंडिंग गिर गई और आज के टाइम पे उन्हें आदमियों के बराबर लाने के लिए अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। अब इस अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोगों ने सोशल रिफॉर्म्स किए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ ही साथ लॉज में भी कुछ रिफॉर्म्स किए। इन लॉज को काफी स्ट्रिक्ट और बायस रखा गया औरतों की तरफ, ताकि अगर कोई इन लॉज को वायलेट करता है या फिर औरतों को सप्रेस करने की कोशिश करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और बाकी लोगों को भी ये एग्जांपल जाए कि ये लॉज मजाक नहीं है। शुरू में तो सब कुछ सही था, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ कई औरतों ने इन्हीं लॉज को शील्ड की बजाय वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहीं से जन्म होता है मॉडर्न फेमिनिज्म का। यहाँ पे कुछ औरतें अपने स्पेशल स्टेटस का बखूबी फायदा उठाती हैं। शुरू में तो सब कुछ सही था, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ कई औरतों ने इन्हीं लॉज को शील्ड की बजाय वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहीं से जन्म होता है मॉडर्न फेमिनिज्म का। यहाँ पे कुछ औरतें अपने स्पेशल स्टेटस का बखूबी फायदा उठाती हैं और आदमियों पे अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए बायस लॉज का इस्तेमाल करती हैं। तुम झूठ बोल रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं होता, पागल हो क्या? नहीं मानी मेरी बात? ठीक है, ये वीडियो देखो तुम। गाड़ी आप गलत लगा रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं अंदर जाऊंगा। अच्छा, आप गाड़ी गलत, आप बोल रहे हो कि आप मेरे को जेल भेजोगे इसलिए कि मैंने आपको बोल दिया कि गलत गाड़ी गलत लगाई। आप विक्टिम कार्ड भेजोगे, क्रेडिट कार्ड यही भेजूंगा मैं। आप भेजूंगा कोई बात हुआ के देखो। हां हां बहुत बढ़िया और अच्छे से बताओ क्या नाम है आईपीएस आपकी बेटी का? दूर है, दूर, हाथ मत लगा। Find what's right for you only on Myntra Beauty. Nice. Shop now and get extra 20% off. दिवाली है, सब साफ कर देना। दूर है, दूर, हाथ मत लगा। क्या? बायस लॉज की पावर इनके सर में इतनी बुरी तरीके से चढ़ चुकी है कि इन बेचारों की तो हेयरलाइन 4-4 इंच पीछे हो गई। मॉडर्न फेमिनिज्म में आदमियों के बराबर आने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। औरतों के साथ कुछ गलत होता है तो आदमियों को ब्लेम किया जाता है, लेकिन अगर आदमियों के साथ कुछ गलत हो तो उसके लिए आदमियों को ही ब्लेम किया जाता है। खासकर अगर गलत करने वाला कोई फीमेल है तब तो आदमी सपोर्ट भूल ही जाए। इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट? 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको ये नौबत नहीं आई। इनकी समझदारी का लेवल देख रहे हैं आप? जाने वाले आदमी से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड तो मुझे यही लग रही है कि उन्होंने साइकियाट्रिस्ट क्यों नहीं रखा। और ये सब बातें लोग खुलेआम कर रहे हैं क्योंकि आज के समाज में आप खड़े होकर आदमियों को कुछ भी बोल सकते हैं और आपको उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। आपको परकटी दीदी याद है जो इस केस को उठा के एलिमनी समझाने बैठ गई थी? इन्होंने यूट्यूबर आरजे भैरव पे वीडियो बनाई और उसे खुलेआम पोटेंशियल रेपिस्ट घोषित कर दिया। उस बेचारे के सपोर्ट में कोई आया ही नहीं, उसे खुद अपने चैनल पे क्लैरिफिकेशन वीडियो डालनी पड़ी कि जो इसने क्लेम किया वो वैसा नहीं है।
it is this easy for a woman to sit here in this platform and declare another content creator a potential rapist, then think about the situation of a random man on the road. लेकिन सोचो अगर उसने रिप्लाई में इनको आमिर खान फ्रॉम मेले वाला ट्रीटमेंट दिया होता तो अभी तक वो कैंसिल हो चुका होता और शायद जेल के भी एक दो चक्कर लग गए होते। और इन दीदी का दोगलापन तो देखिए, खुद तो ये किसी को भी कैसे भी क्रिटिसाइज कर देती है अपने चैनल पे, लेकिन अगर कोई और इनको क्रिटिसाइज करता है तो ये उसके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश करती है। और जब इनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसी स्ट्राइक क्यों मारी तो ये बिना एविडेंस और प्रूफ के ये क्लेम कर देती है कि सामने वाले बंदे ने अपनी ऑडियंस को भेजा था मुझे गालियां देने के लिए, इसलिए मैंने उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। मॉडर्न फेमिनिस्ट की एक आदत ये भी है कि ये लोग सेलेक्टिव आउटरीच करते हैं। ये लोग मेनली उसी टॉपिक या उसी इंसान के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिसको ये लोग इजीली सप्रेस या बुली कर सके। आपको याद होगा हाल ही में एल्विश यादव वर्सेस स्ले पॉइंट ड्रामा हुआ था और वहां पे गौतमी को बहुत ज्यादा बुली किया गया था। उस टाइम पे उसके सपोर्ट में कोई खास फेमिनिस्ट सामने नहीं आया, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी एक बंदे ने पॉइंट आउट किया कि फेमिनिस्ट यहाँ पे कहां गए सारे, तो उसमें भी एक फेमिनिस्ट से झेला नहीं गया। जो लोग एल्विश को सपोर्ट कर रहे हैं, these guys they can't be helped. You can't talk sense into them. They're not someone who will listen to reason. तो इनसे बात करने का, इनसे कन्वर्स करने का, इनको समझाने का कोई पॉइंट नहीं है. So that is why the feminists are not engaging with them. वैसे एक तरफ से देखा जाए तो ये सही ही बोल रही है। किसी एक्चुअल प्रॉब्लम या कॉज के लिए फाइट करना मॉडर्न फेमिनिज्म में नहीं आता है। इन लोगों से कुछ एक्चुअल ग्राउंड वर्क तो होता नहीं है, बस ऑनलाइन इनको इक्वालिटी के लिए रोना है। और आप इन लोगों से कुछ भी बोलिए, ये लोग बात घुमा के टियर 2 टियर 3 सिटी पे ले जाएंगे कि वहां पे देखो औरतें कितना स्ट्रगल कर रही हैं, तो हमें फेमिनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए रोना है। और आप इन लोगों से कुछ भी बोलिए, ये लोग बात घुमा के टियर 2 टियर 3 सिटी पे ले जाएंगे कि वहां पे देखो औरतें कितना स्ट्रगल कर रही हैं, तो हमें फेमिनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए तो मुझे अपनी कंपनी का सीईओ बना दो। आप पहले घूंघट उतार के आओ, फिर हम बात करेंगे। तो बनना क्या चाह रहा है? बैटमैन फॉर द मिसोजिनिस्ट। इतना ही तेरे को शौक है कि तेरे को नालियां, अपनी जो सैनिटेशन है वो कंट्री को सबसे क्लीन चाहिए, तो जाके क्लीन करना नालियां। व्हाई आर यू ऑन द इंटरनेट एंड ब्लेमिंग फेमिनिज्म? वाओ, नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई लड़की ऑनलाइन बोलती है कि लड़कियां सीईओ क्यों नहीं बनती, तो आप सीना ठोक के उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट पे टाइम वेस्ट मत करो, जाके अपनी कंपनी अपनी खोलो, सीईओ वीओ बनो, ठीक है? तो बस गाइस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। आई नो कि आदमियों की अभी हालत बहुत बुरी चल रखी है और ऐसा कोई खास लॉ भी नहीं है जो हमें इन सब चीजों से प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन हम लोगों को इन चीजों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और जेंडर न्यूट्रल लॉस को लेके आना ही पड़ेगा। मुझे बस एक चीज ये समझ में नहीं आती कि जब सिस्टम जानता है कि इतने सारे लोगों के ऊपर फेक केसेस लगते हैं या इन बायस लॉस का मिसयूज हो रहा है, तो सिस्टम इन लॉस को चेंज क्यों नहीं करता? क्या वो इंतजार कर रहा है कि 10-20 लाख या 50 लाख लोग मरेंगे उसके बाद ही हम लोग इसको चेंज करेंगे, या फिर ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसको कभी चेंज ही नहीं करेंगे? अब लॉस की हालत आने वाले टाइम पे चेंज होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज बहुत तेजी से चेंज हो रही है जो कि आदमियों का शादी पर से भरोसा। इतने सारे अजीबोगरीब केसेस देखने के बाद काफी सारे लोग डरे हुए हैं कि उनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो मन बना ही लिया है कि वो शादी नहीं करेंगे। अब उनके फैसले पे मैं तो ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि भले हम लोग इतने सारे केसेस ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ लड़कियां इस टाइप की नहीं है, तो उन केसेस का गुस्सा अपने आसपास की औरतों पे मत उतारना। बाकी प्रॉब्लम तो कोई नहीं है शादी करने में, बस जांच पड़ताल ढंग से कर लेना, ठीक है? And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, but always a woman, okay? तुमने सुना क्या? कोर्ट ने इसकी बीवी पे कोई खास एक्शन नहीं लिया और बच्चों की कस्टडी भी उसे ही दे दी। इंटरनेट में कई लोगों ने इसका ही मजाक उड़ाया और इसको लूजर घोषित कर दिया। एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई को इंसाफ तो नहीं ही मिला। चलो अब यहाँ से। आकाश वाले भाई ने काफी कूल बनने की कोशिश की और काफी सुंदर सुंदर बातें बोली। इन बातों को बोलने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिला और इस टाइम पे वो सिस्टम से पूरी तरीके से बुली किए जा रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन इस मैटर पे दिए और मुझे भी 2-3 लोगों ने बोला कि मैं इस बात पे एक वीडियो बनाऊं। वीडियो बनाने से पहले मैंने इंटरनेट पे चेक किया कि लोग क्या बात कर रहे हैं इस बारे में, और मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप बोलता है कि ऐसी अभद्र बातें करके ये लोग हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं और हमारे यूथ को बिगाड़ रहे हैं, इसलिए समय रहना और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोगों को जेल में डाल के निपटा देना चाहिए और उनके गैंग समाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। दूसरी गैंग ये बोल रही है कि हमारे पास पूरी आजादी होनी चाहिए कि हम जितनी चाहे उतनी बकवास ऑनलाइन या जहां भी करना चाहे कर सकते हैं और ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पे दोनों ही पक्ष थोड़ी बातें सही तो कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बातें वो दोनों ही गलत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल्चर बचाने वाले ग्रुप की। अब देखो रणवीर अलाहाबादिया ने जो बोला वो तो गलत था ही और उसके लिए वो बैकलैश डिजर्व करता है और शायद लीगल एक्शन भी डिजर्व करता है, लेकिन जिस तरीके से बंदे को बुली किया जा रहा है वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो चुका है। मतलब ऑनलाइन ट्रोलिंग, मीम्स और क्रिटिसिज्म तो ठीक है, लेकिन सड़क पे पुतले फूकना और मल्टीपल स्टेट्स और डिपार्टमेंट्स की पुलिस का उन पे एक्शन लेना, इसकी क्या जरूरत है भाई? और ये स्टेट गवर्नमेंट आपस में बातचीत नहीं करते क्या कि हां भाई हमारे यहाँ यही केस आया है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा, तुम लोग शांत रहो? अलग अलग जगह पे इनको समन किया जा रहा है कि यहाँ ये वहाँ ये, यहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए, वहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? वो क्लिप तो सबने देखी हुई है, जो एक्शन लेना है डायरेक्ट एक्शन लो। लॉ के हिसाब से अगर इन लोगों को जेल जाना चाहिए तो जेल भेजो इन लोगों को, और अगर इनको जेल नहीं भेज सकते आप लेकिन आपको मॉरल पुलिसिंग करनी है तो हमेशा की तरह एक अपॉलॉजी वीडियो बनवा के अपलोड करवाइए और खत्म करिए मामला। लेकिन नहीं, रबर बैंड की तरह उसको खींचे ही जाने की, चलता ही रहे 2-3 महीने आराम से। और लोगों को पता नहीं अचानक से कल्चर की चिंता कैसे होने लगी। कोई सीनियर एसोसिएशन है उसने लेटर लिखा है होम मिनिस्टर को कि इंडियाज गॉट लेटेंट हमारा कल्चर खराब कर रहा है, और इसमें सालों से लोग सो रहे थे। जब माँ बाप अपनी बच्चियों से इंस्टाग्राम पे मुजरा करवा रहे थे, माँ बेटे आशिकों की तरह चिपक, लेटर लिखा है होम मिनिस्टर को की तरह उसको खींचे ही जाने की, चलता ही रहे 2-3 महीने आराम से। और लोगों को पता नहीं अचानक से कल्चर की चिंता कैसे होने लगी। कोई सीनियर एसोसिएशन है उसने लेटर लिखा है होम मिनिस्टर को कि इंडियाज गॉट लेटेंट हमारा कल्चर खराब कर रहा है, और इसमें इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि पिछले कुछ सालों से लोग सो रहे थे। जब माँ बाप अपनी बच्चियों से इंस्टाग्राम पे मुजरा करवा रहे थे, माँ बेटे आशिकों की तरह चिपक रहे थे और आर्ट बालाजी जैसे आप खुलेआम चल रहे थे। ये सब चीजें तो हमारे कल्चर को इंप्रूव कर रही थी, है ना? या फिर उनके बैन होने से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा था तो उसके लिए आपने कोई लेटर नहीं लिखा। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मुझे पता चली है इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर कि ये जो शो है इसको बहुत सारे ओटीटी ऐप्स खरीदना चाहते थे और खरीदने के लिए अंधा पैसा फेंक रहे थे, लेकिन समय रहना अपने शो को इसलिए नहीं बेचना चाहता था क्योंकि उसके बाद शो का सारा कंट्रोल ओटीटी ऐप्स के पास आ जाता और वो लोग उसका कंटेंट अपने हिसाब से सेंसर करते। समय का रिजेक्शन वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स झेल नहीं पाए और उन्होंने एक लॉबी क्रिएट करी जो इंडियाज गॉट लेटेंट को गिराई। अब वो चाहते हैं कि जैसे तैसे इंडियाज गॉट लेटेंट बैन हो जाए, फिर वो लोग समय रहना को उठाएं और उसके साथ मिलकर अपना खुद का एक शो बनाएं। इंडियाज गॉट लेटेंट को बैन करवाने का प्रोसेस तो अभी चल रहा है और ओटीटी ऐप्स के साथ समय का कोलैबोरेशन भी हमें शायद जल्दी ही देखने को मिल जाए, और इसी टाइप की चीज शायद रणवीर अलाहाबादिया अपना खुद का एक शो बनाए। इंडियाज गॉट लेटेंट को बैन करवाने का प्रोसेस तो अभी चल रहा है और ओटीटी ऐप्स के साथ समय का कोलैबोरेशन भी हमें शायद जल्दी ही देखने को मिल जाए, और इसी टाइप की चीज शायद रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी हो रही है क्योंकि वो एक टाइप से प्रो गवर्नमेंट या प्रो हिंदुइज्म, सनातनी, स्पिरिचुअल टाइप के हैं जो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और इनका डाउनफॉल यानी इनकी आइडियोलॉजी का भी डाउनफॉल, और इसीलिए इन दोनों के खिलाफ इतना बढ़ चढ़ के आउटरीच हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि इस लड़की को इतनी गालियां क्यों पड़ रही हैं। इसने तो बस अपने पार्टनर की प्रेफरेंस बताई और एक कंटेस्टेंट जो इससे बदतमीजी कर रहा था उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। लोग कह रहे देखो उसने उस लड़के को कितनी गंदी तरीके से बोला, लेकिन शुरू तो उस लड़के ने किया था ना। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कोई लेना को उठाएं और उसके साथ मिलकर अपना खुद का एक शो बनाएं। इंडियाज गॉट लेटेंट को बैन करवाने का प्रोसेस तो अभी चल रहा है और ओटीटी ऐप्स के साथ समय का कोलैबोरेशन भी हमें शायद जल्दी ही देखने को मिल जाए, और इसी टाइप की चीज शायद रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी हो रही है क्योंकि वो एक टाइप से प्रो गवर्नमेंट या प्रो हिंदुइज्म, सनातनी, स्पिरिचुअल टाइप के हैं जो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और इनका डाउनफॉल यानी इनकी आइडियोलॉजी का भी डाउनफॉल, और इसीलिए इन दोनों के खिलाफ इतना बढ़ चढ़ के आउटरीच हो रहा है। वो एक टाइप से प्रो
प्लेटफॉर्म झेल नहीं पाए और उन्होंने एक लॉबी क्रिएट करी जो इंडियाज गॉट लेटेंट को गिराए। अब वो चाहते हैं कि जैसे तैसे इंडियाज गॉट लेटेंट बैन हो जाए, फिर वो लोग समय रैना को उठाएं और उसके साथ मिलकर अपना खुद का एक शो बनाएं। इंडियाज गॉट लेटेंट को बैन करवाने का प्रोसेस तो अभी चल रहा है और ओटीटी ऐप्स के साथ समय का कोलैबोरेशन भी हमें शायद जल्दी ही देखने को मिल जाए। और इसी टाइप की चीज शायद रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी हो रही है, क्योंकि वो एक टाइप से प्रो गवर्नमेंट या प्रो हिंदुइज्म सनातनी स्पिरिचुअल टाइप के हैं जो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और इनका डाउनफॉल यानी इनकी आइडियोलॉजी का भी डाउनफॉल। और इसीलिए इन दोनों के खिलाफ इतना बढ़ चढ़ के आउटरीच हो रहा है। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि इस लड़की को इतनी गालियां क्यों पड़ रही हैं। इसने तो बस अपने पार्टनर की प्रेफरेंस बताई और एक कंटेस्टेंट जो इससे बदतमीजी कर रहा था उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। लोग कह रहे देखो उसने उस लड़के को कितनी गंदी तरीके से बोला, लेकिन शुरू तो उस लड़के ने किया था ना। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कोई आपको गाली देगा तो आप भी तो पलट के ही गालियां देंगे ना उसको। और अजीब बात तो ये है कि जो लोग अपोज कर रहे हैं कि इतनी बुरी गालियां नहीं देनी चाहिए थी, वो लोग इस लड़की के कमेंट सेक्शन में इससे भी बुरी गालियां इसको दे रहे हैं। मतलब अपने पॉइंट को खुद ही काउंटर कर रहे हैं लल्लू कहीं के। चलो ये तो हो गया पहला ग्रुप। अब हम लोग दूसरे ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिनको दुनिया भर का गवार बना करने की आजादी चाहिए। इनके हिसाब से अगर इनसे कोई गाली देने के लिए मना कर रहा है तो इनके हिसाब से वो इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहा है। लेकिन अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी बोलने लगो भाई। हर सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और आपको अपनी बातें उस दायरे में रह के ही बोलनी चाहिए। और ये भाई इंडिया है, दिस इज नॉट अमेरिका। तो अंग्रेज बनने की एक्टिंग बंद करो भाई। और ये क्या लॉजिक है कि हर कोई कहीं ना कहीं गालियां तो कभी ना कभी देता ही होगा। तो इन लोगों ने अपने वीडियो में गाली दी थी तो क्या ही हो गया भाई। बाकी लोग अपनी गालियां रिकॉर्ड करके YouTube पे अपलोड नहीं कर रहे हैं लोगों को देखने के लिए कि देखो भाई क्या मस्त मैंने गाली दी है। और मैं जानता हूं कि ये जो लेटेंट शो है वो सिर्फ गाली गलौज या वल्गैरिटी के बारे में नहीं है, लेकिन ये इन सब चीजों को प्लेटफॉर्म तो दे ही रहा है ना। जो बातें रणवीर अलाहाबादिया ने शो पे बोली, क्या वो अपने पॉडकास्ट में ऐसा सवाल किसी से जानता हूं कि ये जो लेटेंट शो है वो सिर्फ गाली गलौज या वल्गैरिटी के बारे में नहीं है, लेकिन ये इन सब चीजों को प्लेटफॉर्म तो दे ही रहा है ना। जो बातें रणवीर अलाहाबादिया ने शो पे बोली, क्या वो अपने पॉडकास्ट में ऐसा सवाल किसी से पूछता नहीं ना। उसको पता था कि यहाँ पे ये सब चलता है, इसलिए उसने ऐसी बातें की वहां पर। और उसने की तो की, एडिटिंग के टाइम पे इस पार्ट को कट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने इस पार्ट को फाइनल एडिट में रखा क्योंकि वो जानते हैं कि इसी टाइप के कंटेंट से हमारा शो और पॉपुलर होगा। और भाई सच बताऊं तो समय रैना का कंटेंट हमेशा से इसी टाइप का रहा है। इनकी हमेशा से कोशिश यही होती है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा शॉकिंग बात ये बोल दें जो सुन के ऑडियंस दंग रह जाए। और ये जानते भी हैं कि काफी सारी बातें जो ये बोलते हैं वो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और इसलिए जब इनको पता चला कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होने वाली है इनके ऊपर, तो इन्होंने लेटेंट के सारे एपिसोड्स अपने चैनल से हटा दिए क्योंकि ये जानते थे कि पुराने एपिसोड्स में इससे भी घटिया बातें हो चुकी हैं। और अगर वो बातें भी अथॉरिटीज ने देख ली तो इनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि अथॉरिटीज के लिए छोटी से छोटी गाली भी एक एविडेंस है। ये लोग अगर मेरी इंटरनेशनल कट वाली वीडियो देख लेंगे तो मेरा भी देश निकाला कर ही देंगे शायद। मैंने देखा काफी लोग बता रहे हैं कि सिमिलर टाइप का जोक पहले भी हो चुका है या किसी और ने किया हुआ है यही जोक, और इंडिया में ही किया हुआ है लेकिन उस पर कोई आउटरीच नहीं हुआ, तो अभी क्यों हो रहा है? तो भाई सीधी सी बात है, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई उसी टाइम उस पर एक्शन लिया गया। लास्ट टाइम किसी ने इतना नोटिस नहीं किया होगा या किसी ने कॉल आउट नहीं किया होगा, इसलिए जिसने ऐसी बातें बोली थी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन रणवीर भाई शायद इतने लकी नहीं थे, इसलिए इनके खिलाफ आउटरीच भी हो रहा है और एक्शन भी लिया जा रहा है। काफी सारे लोग इन लोगों को डिफेंड करने के लिए ये पॉइंट भी रेज कर रहे हैं कि सरकार के पास दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है तो वो सब छोड़ के आप कॉमेडियंस की बात को सीरियसली लेके क्यों उन पे एक्शन ले रहे हो, जो कि काफी हद तक सही भी है। लेकिन भाई इस देश की जनता ने तो आउटरीच किया है इन लोगों के ऊपर। जिस चीज के ऊपर इस देश की जनता आउटरीच करती है उसी चीज पे सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी इश्यूज पे भी सरकार ध्यान दे तो वहां पे भी बढ़ चढ़ के आउटरीच करिए, ठीक है। और इनके मैटर में देखिए इतना आउटरीच हुआ कि पार्लियामेंट में भी बातें चल रही है इसके बारे में। और हो सकता है आने वाले टाइम में सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई बिल भी लेके आ जाए सरकार कि क्या-क्या बातें आप ऑनलाइन बोल सकते हैं और क्या-क्या नहीं। अब इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? समय रहना। उन्होंने तो रैंक बन के पैसे कमा लिए, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों के ऊपर जो सेंसरशिप पड़ेगी उसका क्या? तो बस गाइस ये थे मेरे व्यूज इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी को लेके। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या समय रहना सही है या जो उनके खिलाफ आउटरीच किया जा रहा है वो ज्यादा सही है। अगर मेरी मानो तो भाई बैन तो नहीं होना चाहिए इंडियाज गॉट लेटेंट, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो बोल रहे हैं और कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, क्योंकि आप लोग माने चाहे ना माने ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है इन सब चीजों से और इन चीजों को रेप्लिकेट करती है। YouTube की शुरुआत में जब कैरी मिनाटी गाली गलौज वाली वीडियोस बनाता था तो उसको देख के काफी सारे क्रिएटर्स इन्फ्लुएंस हुए और आज के टाइम पे भी कई सारे लोग ऐसे ही समझते हैं कि भाई गाली देना कूल होता है, इसकी मां की उसकी मां की सबकी मां की। इसी के अराउंड उन लोगों का कंटेंट चल रहा है और आगे चलता भी रहेगा, बट वी हैव टू बी बेटर। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, खुश रहिए। सैंडमैन आउट। इस लड़के को बोलती थी कि ये मेरा सिर्फ दोस्त है, हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारे क्या खड़े होकर मुंह देखूंगी। तो मेरे फ्रेंड बोला कि चल ठीक है तू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हुआ पता क्या, वो लड़की उस लड़के के साथ हुकअप कर रही थी जिसके लिए वो इस लड़के को बोलती थी कि ये मेरा सिर्फ दोस्त है, हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा हूं कि सभी लड़कियां ऐसा करती है या फिर सभी लड़कियों का कैरेक्टर इस तरह का होता है, लेकिन ये चीजें होती तब है ना जब मेरे भाई तुम अपनी बाउंड्रीज को डिस्कस नहीं करते कि भाई ये चीजें रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये चीजें मैं एक मैन होने के नाते बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। अगर एक बार भी ऐसी गलती केस हुआ था, हालांकि वो मेरा फ्रेंड नहीं था बट मेरे फ्रेंड के थ्रू उसके बारे में पता चला था कि उसके साथ हुआ क्या है। हुआ ये था ना कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर एक बार चीट किया था। किसके साथ किया था? जिसको वो भाई बोलती थी। 2017-18 के आसपास ना ये सब बहाने बहुत चलते थे कि मेरा भाई है, ये तो सिर्फ मेरा भाई है, ये सब चीजें बोलकर ना पीठ पीछे कुछ और कांड बहुत ज्यादा चल रहे होते थे। तो उसके साथ ये हुआ कि उसने पहली बार चीट किया, जब लड़के को पता चला कि यार उसने चीट किया, हालांकि वो बहुत नाराज हुआ और लगभग बात ब्रेकअप तक पहुंच गई थी, लेकिन ब्रेकअप हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लड़का उससे इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड था कि रिलेशनशिप खत्म होने का लड़की से ज्यादा लड़के को बुरा लग रहा था। जबकि चीट लड़का हुआ है, चीट लड़की ने किया, उसके बाद रिलेशनशिप एंड होने का दुख लड़के को ज्यादा था। इस वजह से उसने क्या किया, रिलेशनशिप एंड नहीं किया, उसको एक मौका दिया कि चल ठीक है तू हटा, दोबारा मत करना। और तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई, सच बता रहा हूं, तुम यकीन करो इस बात का, उस बंदे को उस लड़की ने 10 बार चीट किया और उसने 10 बार मौका दिया और 11वीं बार में जाकर उसने ब्रेकअप किया, उससे टोटली रिश्ता खत्म किया। तो सोचो कितना लेवल का चुतिया रहा होगा वो और किस लेवल तक चुतिया बनाया गया होगा केवल इसलिए क्योंकि वो टॉलरेट कर रहा था उन चीजों को जो चीजें तुम्हें मर्द होने के नाते या फिर एक लड़की को भी टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। चीटिंग जैसी चीज तो बिल्कुल भी किसी को टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज है लीडरशिप को तुम गलत तरीके से ले लेते हो, लीडरशिप क्वालिटी की जगह तुम अपने अंदर डिक्टेटरशिप क्वालिटी को डेवलप कर लेते हो। जहां मैं बात करता हूं लीड करने की ना, तो तुम्हें रिलेशनशिप को लीड करना अलग चीज है। और लड़की उसने स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था और वो पहनने के बाद बेशर्मी पता है क्या थी, वो सेवा करने के लिए उस ड्रेस को पहन कर आ रही थी। और वहाँ पर जब हमारे सेवादारों ने उसको रोका कि आप ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आ सकती लंगर की सेवा करने, तो क्या आप गुरुद्वारा में एक्चुअल पास था नहीं, लेकिन वो बंदा ना हमेशा तब परेशान रहता था। लाइक वो ना मेरे को कुछ महीनों से कंप्लेन कर रहा था कि भाई यार मेरे ना इस बंदी के साथ बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां हो रही हैं। अब मुझे तो उस बंदे का बिहेवियर पता था कि वो ऐसे कुछ लड़ने वाला है नहीं खास, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि यार इस बंदे के लड़की से बहुत ज़्यादा कलेश हो क्यों रहे हैं, लाइक छोटी छोटी बातों पे। वो बोलता था कि वो छोटी छोटी बातों को बना देती है। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे 10-15 फोन मार देती है। इवन मैं उसको मना करता हूँ, मैं जॉब पे हूँ, मैं कहीं भी हूँ, वो मुझे बार बार तंग करती रहती है, बार बार वो मेरी हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करती रहती है, मुझे डांटती रहती है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब वो बंदा उसको प्यार भी बहुत करता था, उसके साथ अटैच भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो उस माहौल में इतना ज़्यादा कलप चुका था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फाइनली वो बंदा मेरे पास आया, उसने मेरे से पूछा कि लाइक मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने उस बंदे से पूछा कि लाइक सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये पूछी कि इस बंदे का पास क्या था, इसके पास में क्या हो चुका है, तुझे क्या पता है। उसने बोला कि इसके पास में इसका एक बॉयफ्रेंड रह चुका है। मुझे बस इतना पता है कि इसके पास बॉयफ्रेंड ने इसको बहुत ही टॉक्सिक माहौल में रखा था और बहुत ही टॉक्सिक तरीके से इसको ट्रीट किया था। और एंड में जब उसको छोड़ के गया तो उसके वो उसको रीजन नहीं देगा कि मैं उसको क्यों छोड़ दिया, बस उसको छोड़ के चला गया, लाइक मे बी यूज एंड थ्रो करके, जो भी तुम मान लो। तो मैंने कहा सबसे बड़ी तो गलती यहीं पर जो हमने वहाँ पे नोटिस करी, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, इसी वजह से ये चीज़ें उठ रही हैं इसके दिमाग के अंदर। अब वहाँ पर हम इसी कंक्लूजन पे आए कि इवन इफ तो इस बंदी से कितना प्यार करता है तो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा हर चीज़ ट्राई कर चुका था, बोलने से जबरदस्ती से हर चीज़ ट्राई कर चुका था। वो बंदी अपना नेचर ठीक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेंटली ट्रॉमेटाइज थी। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि उसको रिलेशनशिप एंड करना पड़ेगा। उसको रिलेशनशिप एंड किया, थोड़ा टाइम तक दुख हुआ, बाद में अब उसकी लाइफ पहले से बहुत बेटर है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ, तुम लड़की के सिर्फ सेक्सुअल पास्ट को एक हवा बना के बैठे हुए हो।
तुम्हें ऐसा लगता है कि बस लड़की के अंदर एक सेक्सुअल पास्ट ही होती है देखने वाली चीज, हाँ इसका बॉडी काउंट 0 है ना, इसका बॉडी काउंट 0 है ना, तो हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं बस उसके बॉडी काउंट से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर और चीजों को भी ऑब्जर्व करो, उसकी मेंटल हेल्थ को भी ऑब्जर्व करो। लाइक जो पास्ट है ना एक लड़की का, सारा पास्ट मैटर करता है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूँ और जो मैंने किया वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। आज 15 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहाँ हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी